नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और पूरा देश टकटकी लगाए उस ओर देख रहा है कि परिणाम क्या आएंगे। इसी बीच मतदान के बाद जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें कुछ जो बातें बताई जा रही हैं उसे लेकर कुछ पार्टियों में उत्साह है। वहीं वहां पर सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी, उसने एक तरीके से इस पूरे एग्जिट पोल को नकार दिया है, क्योंकि 14 या फिर इससे लगभग एग्जिट पोल्स आए हैं। दो में दिखाया गया है, दो ऐसे पोल्स हैं जिनमें दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन बाकी पोल्स ये बता रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्षों बाद, करीब 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एक अनुमान है, वैज्ञानिक पद्धति से किया गया एक सर्वे है जैसा कहा जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है, पिछले चुनाव में ही देखा है कि ऐसे पोल्स धराशायी हुए हैं, औंधे मुंह गिरे हैं। लेकिन फिर भी जब ऐसे चुनाव होते हैं, जब मतदान हो जाता है, तब सभी बड़ी रुचि के साथ ऐसे पोल्स देखा करते हैं। उत्सुकता होती है जानने की कि वहाँ पर होने क्या जा रहा है, कौन सा सियासी घटनाक्रम घटने जा रहा है, सत्ता किसके पास रहेगी या किसके पास जाएगी। तमाम विषय होते हैं। चलिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। के साथ धोखा किया है और अब समय आ चुका है कि दिल्ली में बदलाव आए। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी कहा है कि उनका मत प्रतिशत 17 से 20% के बीच पहुंच चुका है। साथ ही एक कांग्रेस नेता ने एग्जिट पोल में कांग्रेस को कम आके जाने पर भी प्रश्न खड़ा किया है। वहीं दिल्ली, मुंबई और फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो इसमें बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिल्कुल देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आपकी सरकार ने वहाँ की जनता के साथ धोखा किया है। देखिए, आप देखेंगे 2014 के बाद से, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तो एग्जिट पोल जो है जनता के बीच में जाकर नहीं बनाया जाता है। वो एग्जिट पोल कैसे बनता है, पीओ ऑफिस से किस प्रकार से डिटेल्स आते हैं, उसके आधार पर एग्जिट पोल बनाया जाता है। तो स्वाभाविक बात है, एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल नहीं है। और दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस बेहतर पोजीशन पर रहेगी, कांग्रेस की भूमिका वहाँ पर बेहतर रहेगी और हम जनता जो हमें जिम्मेदारी देगी उस पर हम निश्चित तौर पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर
तो बात यही है कि जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, एग्जिट पोल्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन कई बार सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। जैसा कहा गया, बात सही है, ये एग्जिट पोल होते हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, मतलब ये बिल्कुल वास्तविक वैसा आंकड़ा, लेकिन कई अवसर ऐसे होते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैं देख रहा था कि दो यहाँ पर सर्वे हैं, वी प्रीसाइट और माइंड ब्रेक, ये जो दो सर्वे हैं बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर आसानी से बन रही है, लेकिन बाकी सारे सर्वे जैसा मैंने कहा वैसे ही हैं, एक तरफा जीत दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सूरज जी, आपका स्वागत है। तौकीर रजा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तौकीर जी, स्वागत है आपका। अनिल चौहान जी हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिल्ली की राजनीति की, देश की सियासत की जानकारी रखते हैं, खबर रखते हैं। हमने कभी एक साथ काम करने का संक्षिप्त अवसर भी मिला है, तब हमने काम भी किया है। तो राजीव जी अब पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हाँ जी जी जी, अनिल चौहान जी फोनों पर हैं जी। चलिए, मैं चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले आपके पास ही आता हूं, सूरज उपाध्याय जी, बताइएगा, आम आदमी पार्टी आपकी वहां सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अभी आश्वस्त हैं, सारे नेता आपके आश्वस्त हैं, लेकिन हम जैसा सुन रहे हैं, जान पा रहे हैं, कल भी मैं कुछ अपने मित्रों से बात कर रहा था, पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं नई दिल्ली से। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार कल दिल्ली में तय हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं, सरकार में आती है, और ये पिछले 3 बार प्रूफ किए हैं। कोई भी जो सर्वे कंपनी है वो ये हिम्मत नहीं दिखा पाती कि वो मोदी जी के अगेंस्ट जाए। देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल में से एक आज तक ने कोई सर्वे नहीं किया, और उन्होंने ऐलान किया कि हमने दिल्ली चुनाव के लेके कोई सर्वे नहीं किया है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है कि भाजपा से आप कोई भी चुनाव उठा के देख लो भाजपा का, लेकिन दो लोगों ने तो हिम्मत की है सूरज जी, दो लोगों ने बताया, दो लोगों ने हिम्मत की है। मैं अगर हिम्मत की बात है तो वी प्रिसाइड और माइंड ब्रेक ने किया है, बिल्कुल किया है, उनको साधुवाद है। लेकिन बाकी लोग देखिए, ज्यादा देर की बात नहीं है, कल सुबह से ये सब चालू हो जाएगा और दोपहर तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने जैसा उसका नाम है उसके अनुसार आम आदमी के लोगों के लिए दिल्ली में काम किया है। लोगों का बिजली का बिल 0 आता है, पानी फ्री है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री है। मोदी जी जैसा नहीं कि 15 लाख खाते में आएंगे। एक बात बताइए, ये सब तो आपने किया है, वो तो जनता बताएगी कि वो क्या होने क्या जा रहा है, आप कितना विश्वास किया है। कांग्रेस ने पूरी शक्ति के साथ वहां चुनाव लड़ा है, और आप भी जानते हैं कि आपका जो पूरा धरातल है, जो आधार है, सियासी जमीन है, वो कांग्रेस से ही छीनी हुई है। मेरे पास पूरा आंकड़ा है, आप कहेंगे मैं पूरा आपको आंकड़ा बताऊंगा कि आपने पहले चुनाव में कांग्रेस से 15% मत छीना, दूसरे चुनाव में आपने 15% और कांग्रेस का छीन लिया, तीसरे चुनाव में आपने 10% कांग्रेस का और छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह रही, 3% इधर 4% उधर, अपनी जगह पर रही, कुल मिलाकर उनका आधार वहां पर रहा है। इस बार कांग्रेस ने पूरी शक्ति लगाई है, तो खतरे की घंटी तो है ना। देखिए, देश में, पूरे देश में चुनाव का पैटर्न एक तरीके से ही काम करता है कि जनता वोट उन्हीं पार्टियों को करती है जो जीत और हार का मापदंड तय करते हैं। आप छत्तीसगढ़ में देख लो, भाजपा कांग्रेस लड़ती, हम भी लड़ते, हमको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। आप दिल्ली चले जाओ, 2013 में कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 8 सीट मिली, उन्हीं का हमने समर्थन लेके सरकार बनाया। 2015 में चले जाओ, हम 67 सीट लेके आते हैं, भाजपा 3 सीट लेके आती है, हमने सरकार बनाया। आप 2020 में चले जाओ, हम 62 सीट लेके आते हैं, भाजपा 8 सीट लेके आती है। लगातार 2 बार 0 का रिकॉर्ड कांग्रेस ने वहां बनाया है। वहां की जनता बाखूबी समझती है। जीरो पर आपने ही तो पहुंचाया। आता हूं मैं सूरज जी, मैं आता हूं, कंटिन्यू कीजिएगा। जीरो पर तो आपने ही पहुंचाया, वही तो मैं कह रहा हूं। तौकीर जी सुन पा रहे हैं? एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप लोग ये पूरा कहिए कि दम भरा जा रहा है, देखा जा रहा है, मैं तो देख रहा था जश्न का ही माहौल चल रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं, अभी देखते हैं, आने वाले समय में कल स्पष्ट हो जाएगा। अब तक तो जिस पार्टी के कार्यालय में ढोल ताशे और नगाड़े
बज रहे होंगे जिन्होंने जीत हासिल कर ली होगी, लेकिन क्या ये उत्साह ज़्यादा गड़बड़ नहीं है तौकीर जी? जल्दबाजी नहीं है, इंतज़ार कर लीजिए, एग्जिट पोल तो गिर भी जाते हैं कई बार। या फिर जैसा मैंने कहा सूरज जी से, आपको ये भरोसा है कि कांग्रेस ने भरपूर चोट पहुंचाई है आम आदमी पार्टी को, इसलिए आपको सत्ता मिल सकती है? तौकीर जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। सूरज जी की बात मैं सुन रहा था, बड़े उत्साह में है अभी भी। क्या है कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया वाली बात स्थिति है। आज देखिए, आप सब जानते हैं कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किस प्रकार से घोटाला किया दिल्ली में, और उसके कारण से उनको जेल जाना पड़ा। और बड़े ईमानदार बनते रहे कि मैं एक झोपड़पट्टी में रहूंगा या एक छोटे से मकान में रहूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने शीश महल बनाने की पूरी प्रयास किया और लगभग बना भी डाला। तो देखिए, आदमी भ्रष्टाचार के विरोध में आया और सरकार बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने ही किया और ये साबित भी होता नजर आ रहा है। रही बात जो अभी आंकड़े जो आ रहे हैं जीत के, तो देखिए जीत का आंकड़े तो ये इनके हिसाब से है कि बैठे बैठे आंकड़े पेश कर, ठीक है, आप बैठ बैठ के मानिए, लेकिन कल के लिए अगर हम जीतते हैं तो आप दोष मत दीजिएगा साहब, ईवीएम को दोष मत दीजिएगा फिर, क्योंकि जब हारते हो तो आप सीधा सीधा ईवीएम पे दोष मारना शुरू कर देते हो। तो इस बार तो आप कहीं के नहीं रहे, क्योंकि जनता ने आपको उखाड़ फेंका। जमुना की वादे के सफाई का, तो आप जमुना का वादा जो है आपने सफाई नहीं करी। आपने 22,000 लगभग क्लासरूम की बात करी थी, क्लासरूम बनाया, लेकिन उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ वो भी सबको सामने दिख गया। और 11 व्यावसायिक कॉलेज भी खोले, उसमें भी आपने कितना भ्रष्टाचार किया। और सबसे बड़ा घोटाला तो आपका शराब का है, जिसके कारण से उसके तार जो है आपको यहाँ छत्तीसगढ़ से भी नजर आते हैं। तो आपने घोटाला किया, इसके कारण से आपकी सरकार जो है आपदा बन गई दिल्ली वालों के लिए। तो आने वाले समय में देखिए, जो जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि हम बिल्कुल जीत रहे हैं, सिर्फ आंकड़े नहीं बता रहे, हम जीत रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो भी घोटाले करे हैं हम उसको बिल्कुल जांच करके उनको जेलों में ठूसने भी जा रहे हैं। मैं एक बार अनिल जी से पूछ, अनिल जी सुन पा रहे हैं? जी अनिल जी, एक बात बताइए, इंडी अलायंस के आपके साथी हैं, आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस का आपका साथी है। जैसा कि एक आरोप लगा था हरियाणा के चुनाव में, आपने ही आरोप लगाया था, कहते थे आप कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अंत तक एक पेंडुलम की स्थिति बनाकर रखी थी, स्पष्ट नहीं किया, इसलिए हम चुनाव हार गए, इस तरीके से चुनाव हारे। अब जब दिल्ली में चुनाव हो रहा है तब आप पूरे खुलकर, पूरा ताल ठोक कर मैदान में हैं, जबकि मैं उस समय सुनता था, जब ये अलायंस बना था एनडी, तब ये बातें सुनता था कि लोकसभा का चुनाव सभी मिलकर लड़ेंगे और विधानसभा के चुनाव में जो दल जहां जिन प्रदेश में मजबूत है उसको लड़ने दिया जाएगा, वहां पर उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। दिखाई तो ये दे रहा है, विशेषज्ञ जानकार तो बता रहे हैं कि आपने तो भरपूर हानि पहुंचाई है। एक तरीके से यह भी माना जा रहा है कि अगर सत्ता से जाती है आम आदमी पार्टी तो उसकी वजह कांग्रेस ही होगी। अनिल जी। संजय जी, आप सभी को नमस्कार, डीए न्यूज प्लस के विद्वान दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं एक आपके सवाल का जवाब तो दूंगा ही, साथ ही इस एग्जिट पोल विषय पर भी एक अपनी बात रखना चाहूंगा। बिल्कुल। आपका एक पहला सवाल जो है कि क्या ऐसे कारण है कि इंडिया गठबंधन का एक घटक अलग यहाँ हो गया राज्य के चुनाव में, हरियाणा में और दिल्ली में। देखिए, ये तो नेशनल लेवल के हमारे लीडर्स में किन किन बातों पे एक सहमति नहीं बन पाई, कोई एक कहना चाहिए कि मिनिमम जो प्रोग्राम होते हैं वो क्यों नहीं बन पाए, एक अच्छे उद्देश्य से एक अलायंस बना था वो राज्य स्तर पर क्यों नहीं चल पाया, उसका जवाब तो राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजें हैं, सारा परिदृश्य आपके सामने है जी। और रहा सवाल, देखिए कि अभी जो स्थिति चल रही है, जो एग्जिट पोल है, एक चीज देखिएगा संजय जी कि एग्जिट पोल के सोर्सेस क्या है। क्या जो छोटे छोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्रामीण अंचल होता है किसी भी राज्य का, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो भयादोहन हो रहा है, उनको जो लोभ लालच दे रही है भारतीय जनता पार्टी, मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही है, क्या वो इन एग्जिट पोल के सर्वे में बाहर आ पाता है या नहीं आ पाता है? क्या लोकतंत्र 2014 के बाद जितना दूषित हो गया, 14 के बाद इसलिए आपको कह रहा हूं, यदि आपने ही जिक्र किया कि 14 के पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारी डबल इंजन की सरकार थी एक तरह से कह लीजिए, उसके बाद भी हम दिल्ली में जीरो में आए, हमने जीरो में आना स्वीकार कर लिया, लेकिन हमने लोकतंत्र को नहीं कुचला। अन्ना के आंदोलन को कुचलना, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अभी राजनीति कर रही है ऐसा हम करते तो हमारे लिए कुछ घंटों का खेल था, लेकिन
कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहे आंदोलन को, जो भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित प्रोवोक किया हुआ आंदोलन था, उससे आपका उदय हुआ, राजनीतिक परिदृश्य बदला। आज देखिए, उसके बाद लगातार कांग्रेस को नुकसान हुआ, दिल्ली में, हिंदुस्तान में नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं ये सब मिलकर एक वातावरण बनाए कि कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है, जबकि केंद्रीय मंत्रियों तक को जेल भेजने में उस समय गुरेज नहीं किया गया। आज संजय जी ये स्थिति है कि आप भाजपा के एक विधायक के खिलाफ बोल दीजिए, दूसरे दिन पुलिस, ईडी, आईटी आपके घर पहुंच जाएगी। अनिल जी, आपका तो अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति, जबकि आपने जमकर लड़ा है दिल्ली में और एक दूसरे के ऊपर जितने कीचड़ उछाले हैं और भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं आप, कांग्रेस जो लगा रही है भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, सर आम आदमी पार्टी का उदय, उस आंदोलन से कांग्रेस के भ्रष्टाचार, उस समय के बड़े बड़े स्कैम और वो जो एक क्या हुआ करता था लोकपाल, इसे लेकर सब हुआ था। आप वहां पर तो आ ही नहीं रहे हैं, आपके खिलाफ इस पार्टी का उदय हुआ था और उस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ हुआ करती थी। हालांकि वो आंदोलन गैर राजनीतिक था, लेकिन पूरा समर्थन हुआ करता था उस आंदोलन को। आप वहां नहीं पहुंच पाए। चलिए, हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, ये सब तो बातें हो गई हैं, जैसा कि आप वहां पर देख रहे हैं, आप वहां हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कुछ हलचल है। क्या लगता है कल जब ईवीएम अपने परिणाम बताना शुरू करेगी, कहां जाकर रुकेगी? पूरा समीकरण जो था इस बीच चुनाव का, कैसा था राजीव जी? देखिए, सालों के बाद जी, जब कल चुनाव परिणाम आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने लास्ट चुनाव में 62 सीट, वो नहीं होने, वो कहीं से नहीं होने। अभी जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है जी। तो कोई इससे, अगर बीजेपी की सरकार कल बन जाती है तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 की ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल सिमट जाएगी। चूंकि तो फाइट है, इस बार फाइट काफी मजबूत इसलिए है कि बीजेपी पूरी ताकत होती है बीजेपी जी, और हर तरीके से, जिसको कहते हैं कि वाकई में बीजेपी ऐसे भी चुनाव बहुत सुनियोजित तरीके से लड़ती है और अपने चुनाव के लिए बड़े से बड़े नेताओं को उतारती है, मतलब पूरी ताकत से। तो एक तो नंबर 1 ये कारण है कि बीजेपी बहुत पूरी ताकत से लड़ी है कि इस बार हमको सत्ता में वापस करना है दिल्ली में, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस भी काफी हद तक ताकत से लड़ रही थी कुछ सीटों पे, जिसमें वहां पर तो इससे क्या होगा कि कांग्रेस वोट, अगर ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितना ज्यादा वोट काट सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो वोट काटेगी वो काटेगी आम आदमी पार्टी का, तो वो कांग्रेस कितना वोट काट लेती है, दूसरा फैक्टर। बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी है। दूसरी बात है कि कांग्रेस भी ताकत से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस वोट सकती है आम आदमी पार्टी का। तीसरी बात है कि जो एक अरविंद केजरीवाल का जो ऑरा था पिछले 10 सालों में, कभी तो और बहुत सारे घोटाले, और आप दिल्ली की सड़कों की हालत देखेंगे बहुत बुरा, तो जो लोगों के दिमाग में बातें गई हैं आम आदमी की बातें। देखिए, दिल्ली का जो चुनाव होता है ना, वो थोड़ा सा बिहार और यूपी के चुनाव से अलग होता है। आप बिहार में जाते हैं वहाँ जाति बहुत अधिक होता है। दिल्ली के चुनाव में जो वोट डालना चाहते हैं तो वो जाति और इन सब चीजों की जगह सुविधाएं देखते हैं। पिछले 5 सालों से, पिछले 2 सालों से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी सड़कें बिल्कुल अच्छी हुआ करती थी, बिल्कुल चिकनी सड़कें होती थी, अब वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बस पलट जाते हैं, ई रिक्शा लग जाते हैं। तो ये जो समस्या है ना लोगों के दिमाग में, जो लोग केजरीवाल जी की स्कीम का फायदा भी उठा रहे हैं, वो भी ये सोचे कि इस बार इनको बदलो। तो एक थोड़ा सा जो है केजरीवाल जी के लिए थोड़ा सा जो निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि एक 10 साल हो गया है। दूसरा की जो सुविधाएं हैं उनमें कमी आई है, चाहे जो भी कारण रहा हो, वो शराब घोटाला में फंस गए, जेल चले गए, कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो, आदमी देखता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है हमारा। सड़क दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं पहले से है, ऐसा नहीं। आप देखिए, दुनिया पूरे देश के लोग दिल्ली में इलाज कराने जाते हैं, कई सारे अस्पताल हैं, केंद्रीय अस्पताल हैं और भी अस्पताल हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं पहले से है। लेकिन जो सड़क है या पानी है, बिजली की स्थिति अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली में बिजली नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती, खास करके हम जिस इलाके में 10 सालों में बिजली नहीं। तो लेकिन बाकी तो सुविधाएं हैं, उनमें कमी आई है, और वो जो कमी है वो आम आदमी को चाहिए। और इस
दृष्टिकोण से केजरीवाल की स्थिति इस बार मजबूत नहीं दिख रही है, दिखनी चाहिए थी। और इसका फायदा जो है कल आपको इसका असर दिखेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे, तो उसमें आपको इसका असर दिखेगा। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आता हूँ एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, आपके पास आता हूं मैं। अभी मैं सूरज जी से पूछ लेता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे सूरज जी, लेकिन दूसरी बात ये बताइएगा, इस बात पर भी थोड़ा बताइए ना, जैसा अनिल जी उससे बचकर निकल गए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अगर इस बार जमकर, पिछले चुनाव में हम देखे थे कांग्रेस ने एक तरीके से किनारा कर लिया था, 0 सीट तभी थी, मैंने कहा कि सारे मत प्रतिशत उनके, मैं आपको एक छोटा सा फिगर बता देता हूं, आप जब आते हैं 2008 में कांग्रेस का 40% से ज़्यादा वोट है, 2013 में आते हैं आपका वोट प्रतिशत जो हो जाता है 29.49 और कांग्रेस कहाँ पहुंच जाती है 24 में, जबकि 36 में 8 में जो भाजपा रहती है वो जहाँ 33 से 3% का अंतर, आप 15% ले जाते हैं कांग्रेस का। अगले चुनाव में जब आप आते हैं 2015 का चुनाव, तब आप क्या करते हैं, 15 के चुनाव में 15% और कांग्रेस का ले जाते हैं, मतलब पिछला अगला सब मिला के 30% ले गए आप। और उसके बाद कांग्रेस कहाँ आ जाती है 33 से 32, सिर्फ 1% भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। फिर अगले चुनाव में आप क्या करते हैं 10% और ले जाते हैं, मतलब कि 15-15 30 10 40% आप ले गए, 5% फिर बच जाता है कांग्रेस का, मत सिर्फ 5% बच जाता है। और भारतीय जनता पार्टी 32 से क्या करती है 38 पहुंचती है, मतलब 6% गेन करती है, मतलब जो वोट शेयर से 6% बढ़ा लेती है। मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी 36 से 38 के बीच सिर्फ डोल रही है, बीच में हो गया 33-32 डोल रही है, लेकिन कांग्रेस जो है 40 से 5% पर पहुंच गई और आप 29 से 53% तक 54% तक। तो ये बताइए ना कि अगर कांग्रेस जमकर चुनाव लड़ रही है तो कितना नुकसान है। देखिए कांग्रेस यूपी में भी बहुत जम के चुनाव लड़ी थी और क्या स्थिति हुई थी आप समझ सकते हैं। कांग्रेस यूपी का सिनारियो अलग है, वहां पर बड़ा वोट प्रतिशत तो समाजवादी पार्टी का है, बस वही बड़ा नुकसान उसे होगा, बस वही बड़ा वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का दिल्ली में है। मैं आपको यूपी का नाम इसलिए लिया, मैं आपको बिहार का नाम इसलिए लेना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं जिस जगह से कांग्रेस गई वापस आने की स्थिति नहीं बनती है, जहां पे कोई तीसरी या चौथी पार्टी है। आप महाराष्ट्र चले जाओ क्या हुआ उनके साथ, आप बिहार चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, तो जहां पे कांग्रेस का कोई ऑप्शन बनेगा वहां से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस कितना ही दम लगा ले, जनता सिर्फ 2 लोगों को चुनती है, एक जिताने के लिए और एक हराने के लिए। कांग्रेस दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए कांग्रेस को कोई वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उनको सीट के रूप में वो तब्दील नहीं होगा। नहीं वही वोट प्रतिशत कह रहा हूं, वही वोट प्रतिशत अगर डैमेज करे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमारी सीटें कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम वहां पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, हम सरकार बना रहे हैं। और अगर हम बात भाजपा की करें तो भाजपा कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लड़ती, ये जानते हुए भी कि वो हार रहे हैं। और उनके जो लोग अभी दावा कर रहे थे ना, हम यहां जीत रहे हैं, हम वहां जीत रहे हैं, हम कल सरकार बना रहे हैं, ये झारखंड में भी सरकार बना रहे थे, लेकिन झारखंड में सरकार से भी हेमंत सोरेन जी की बनी। ये कभी नहीं बोलते, ये अपना वादा भूल जाते हैं। 2015 में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए थे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, वो नारा ही गायब हो गया। और 2015 और 2020 में इनके 84 मंत्री वहां पे कैंपेन करने गए थे। ये कोई और इनके कैंपेन से, इनके नेताओं के मंत्री से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली की जनता अपने स्कूल, अस्पताल और बिजली का बिल और पानी और मुफ्त यात्रा के लिए वोट करती है, क्योंकि उन घरों का 20 से 25 हजार रुपए महीना सेविंग होता है। एक गरीब आदमी जहां रहने की दिक्कत महसूस करता है, वहां पे अगर उसको 20 से 25 हजार रुपए का फायदा होता है, तो वो सब कुछ भूल के आम आदमी पार्टी को वोट करता है। और कल दोपहर बाद आपको मेरी एक एक बात सच होती ठीक है। तौकीर जी जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सारी बातें अब सच होंगी, मैं कल फिर बुलवाऊंगा आप दोनों को, बताइएगा। आप जो दावा कर रहे हैं, सूरज जी जो दावा कर रहे हैं, कल से बुलवा लूंगा। इतना भरोसा आपको, विश्वास है अपने ऊपर कि हम तो जीत रहे हैं, वो भी मैं तो इस सारे जो अब देख रहा हूं वो तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मतलब कुछ पोल्स में 8% का वोट शेयर का अंतर बताया गया, 8% का अंतर, मतलब कि दैट इज लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक तरफा जीत है। वो कहां पहुंचेगी कहां रुकेगी पता नहीं, लेकिन तब जब ये सच होता है तब। तौकीर जी देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, आपके आंकड़े मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे ढंग से आपने आंकड़ों को पेश किया कि जो
32 से 38 का जो आंकड़ा है, हम पीछे नहीं हटे जी, हम पीछे नहीं है। हमारा जो है प्रतिशत बढ़ रहा जी। था और बढ़ा है, घटा नहीं है। और वो बढ़ता है, जब कोई चीज बढ़ती है तो वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और ये बता रहे हैं कि हम जो है हमारे को कभी हरा नहीं सकते। तो वही उनके पर ये शेर बहुत अच्छा लागू होता है कि किस गलतफहमी में जीता है गुब्बारे वाला, किस गलतफहमी में जीता है वो गुब्बारे वाला, कि वो हवाओं को पकड़ने का हुनर रखता है। तो ये सोचते हैं कि हम जीतेंगे और हम ही जीतेंगे और उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। ऐसा एंटी इनकम्बेंसी भी होती है 10 साल में। एक तो वो है, दूसरा आपकी जो अरविंद केजरीवाल की जो छवि आपने बना के रखी थी, एक भोला मानुष की और बहुत ईमानदार की, एक्चुअली वो सबसे बड़ा अटैक है, क्योंकि वही आपके जो है स्टार प्रचारक थे और स्टार फेस थे। और वही जब डैमेज हुए हैं, क्योंकि वो अपने पैरों कुल्हाड़ी खुद मारे भ्रष्टाचार करके, और जनता ने इस चीज को देख लिया। तो जनता को हर चीज में सिर्फ फ्री बीज नहीं चाहिए, जनता को विकास भी चाहिए, जनता को फ्री बीज। देखिए सभी सरकारें कहीं ना कहीं या सभी पार्टियां कुछ ना कुछ देते रहती हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आप विकास नहीं करेंगे, अपना विकास करेंगे, ये नहीं चलने वाला। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं, अभी आप जो प्रतिशत बता रहे थे कि कांग्रेस का प्रतिशत कम हुआ, तो गया कहां कांग्रेस का प्रतिशत? और कम्युनिस्ट, आप सिर्फ आपने कम्युनिस्ट को नहीं जोड़ा कांग्रेस के साथ। नहीं, उसमें था ना जो 10% था, 5% इनका जुड़ा हुआ था, 6% इनका था, 10, 6, 16 जो 24% का जो जंप मिला था आम आदमी पार्टी को, 25% का जंप मिला था, 15% इनका था, 4% आपका था, बीजेपी का था, और 6% वो था अन्य जो आप कम्युनिस्ट और बाकी वोट्स बोल रहे हैं जी। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग जो हैं वो आपदा में अवसर ढूंढे, और उसमें अवसर चलेगा जरूर सोचते हैं, लेकिन और वहां पर एक आपदा पैदा कर दी है। और आने वाला समय, अभी कल आपको दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, भी कल बैठेंगे तो आपके सामने देख लेंगे। ठीक है अनिल जी, एक बात बताइए अनिल जी, मैं जैसा सुन रहा था, सूरज जी जो कह रहे हैं आप भी थोड़ा बताइए कि आप एक बात बताइए। अनिल जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसा कि एक बात अभी हो रही थी, जैसा कि सूरज जी बता रहे थे, आप ये बताइए कि ऐसा लगता है क्या कि कांग्रेस ने जहां जहां क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस किया वहां कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई? यही एक बड़ा कारण था कि आपने तय किया कि दिल्ली में अब जमकर चुनाव लड़ा जाएगा, सीट जितने भी मिले, वोट शेयर जो भी हो, लेकिन अब जमकर ऐसे राज्यों में चुनाव खुद लड़ा जाएगा, ताकि वहां पर जो अस्तित्व की बात अभी पैदा हो गई है, कम से कम वो उस स्थिति से तो उबरा जा सके। अलायंस ने नुकसान पहुंचाया है आपको अनिल जी? देखिए संजय जी, मैं वहां से आपकी बात शुरू करूंगा जो पिछली, जब आप मेरे पास पहले आए थे तो आपने कंक्लूजन निकाला था कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है। असल में मेरी बात का सार ये था कि हमारा सारा सॉफ्ट कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए है। जी, जब वो अन्ना का आंदोलन प्रायोजित ढंग से भाजपा ने, मतलब आप आम आदमी पार्टी के लिए जानबूझकर हार रहे थे आप, यही बात हुई? नहीं, हार नहीं रहे थे, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, समझिएगा। जब अन्ना का प्रायोजित आंदोलन भाजपा ने कराया और उससे आपका उदय हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन बी टीम थी जो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए बनी थी। अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर जब ये 9 में चुनाव हारे उसके बाद ये इनका खेल चालू हुआ। और आप देखिए कि आज भी कई जगह क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना, उनके सिंबल छीन लेना, पहले ये क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद कांग्रेस को डैमेज करते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय दलों को छीनते हैं, उनसे सिंबल छीनेंगे, खाते सीज करेंगे, जेल भेजेंगे। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक कुचक्र था, और उसमें आप एक बी टीम बनी और उसके बाद वो बी टीम अपनी स्वायत्त हो गई, भस्मासुर की तरह खड़ी हो गई। तो देखिए जनता पार्टी की तरह ट्रीट करते संजय जी, तो उस आंदोलन को उसी समय कुचल देते। हमारी सरकारें सब जगह थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश भी की गई थी उस समय अनिल जी, कोशिश भी की गई थी। वो जो बाबा रामदेव ने जहां पर अपना पंडाल लगाया था, आंदोलन कर रहे थे, हमने देखा था कि कैसे वो क्या पहनकर भागे थे और उन्होंने जान का खतरा बताया था। तो कोशिश तो हुई थी अनिल जी, जैसी भी हुई तो थी। गृह मंत्री है, क्योंकि हमने कभी लोकतंत्र को नहीं कुचला। दूसरी बात देखिएगा आप कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है कि कहीं भी एक ग्रुप को पकड़ो, कोई पार्षद है, कोई विधायक है, उसको तोड़ो। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे आपदा में अवसर, तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। 400 से ज्यादा विधायक सांसदों की इन्होंने मंडी लगा दी, इन्होंने खरीद फरोख्त कर ली। आयातित नेताओं को राज्यपाल से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, बड़े बड़े राज्यसभा में सांसद बनाने से लेके सारे काम इन्होंने किए। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक कुचक्र है। ठीक है, मैं राजीव जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं फाइनल। राजीव जी, जैसा कि आप देख रहे हैं
पूरा दृश्य है आपके सामने दिल्ली के चुनाव का, आपने तो बड़ा पास से ही देखा है। एक बात बताइए कि ऐसा लग रहा है कि जैसा हमको सुनने में आ रहा है, कुछ सूत्र बता रहे हैं, हम भी वहाँ जो बात करते हैं तब पता चलता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके साथ साथ और भी जो मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, वो भी इस चुनावी चक्र में कहीं चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि उनके लिए भी ये कॉन्टेस्ट जो है बड़ा टफ है, टफ फाइट है उनके लिए, और संभव है कि वो हार भी जाएं। स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो है वो टफ इसलिए हो गया कि जी। एक संदीप दीक्षित खड़े हो गए। संदीप दीक्षित उनके पुराने दोस्त रहे हैं जी। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, पार्टी के गठन से पहले संदीप दीक्षित से बहुत उनका याराना होता था जी। और जो पत्रकार हैं, जो कवर करने वाले लोग हैं, वो सब जानते हैं कि ये दोनों कहाँ बैठते थे या साथ काफी कुछ योजनाएं बनाते थे जी। तो टफ इसलिए हो गया है इन नेताओं के यहाँ की, एक तो बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी जो भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके सामने उन्होंने टफ कैंडिडेट्स को उतारा है, नंबर 1। नंबर 2, फ्री बीज जो है, जो जिस फ्री बीज से केजरीवाल जी की सरकार की जो कहिए मेन जो आधार था वो फ्री बीज इस बार कांग्रेस भी देने का घोषणा कर चुकी है, बीजेपी भी घोषणा कर चुकी है, हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर भाजपा सरकार में आती है तो हम कुछ भी बंद नहीं करेंगे। और कई महिलाओं के लिए उन्होंने भी घोषणा की है, कांग्रेस ने भी की है। अरविंद केजरीवाल जी का पहले से चल रहा है, मतलब अभी शुरू करने वाले हैं, बता रहे थे। तो जो ये बात है ना, तो दिल्ली की जनता जो है वो सोच रही है कि एक बार अगर हम बदल लेते हैं तो क्या बुराई है, क्योंकि फ्री बीज अब उनको जो फ्री की सुविधाएं हैं वो तो मिलती चाहे कोई भी पार्टी मिले। तो चीज इससे भी थोड़ा सा जो है लोग दूसरे पाले में जाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो लोअर मिडिल क्लास, जो हम आपको पहले ही बोले कि जो लोअर मिडिल क्लास है, तो उन्होंने वो सुविधाएं उठा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बदलने में इस बार थोड़ा विश्वास रखें। ये एक एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा कि मुसलमानों का जो वोट है वो कंफ्यूजन में, मुसलमान वोट है वो 100% केजरीवाल जी को नहीं गया इस बार, क्योंकि मुसलमान जो है वो कांग्रेस को सर्वप्रथम अपना विकल्प मानते हैं, तो चॉइस मानते हैं। तो और जहाँ कांग्रेस के अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उधर एआई में, मुस्तफाबाद वगैरह में, ओखला में, वहां भी वोट इनका बटा है। तो जो वोट कंप्लीट एक बल्क में जाता था केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी को, वो नहीं, ये सब बटा है। तो इससे में फिर स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी केजरीवाल जी के लिए। ये भी है, मुसलमानों का वोट नहीं बटा है, कांग्रेस वोट काटने में कामयाब नहीं हो पाती है, तो फिर केजरीवाल जी के लिए पिच आसान हो सकता है। जी बिल्कुल। तौकीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी कहिए, मैं वाइंड अप करूंगा। जी बढ़िया। देखिए, अभी मैं अनिल जी की बात सुन रहा था, आंदोलन की बात कर रहे थे, और आंदोलन के साथ साथ ये लोकतंत्र की बात करते, तो इनके मुंह से शोभा नहीं देता कि लोकतंत्र के हत्यारे रहे, और लोकतंत्र की हत्या करने वाले इस प्रकार से बताते हैं, तो बड़ी अजीब बात है। आपने देखा होगा जब आंदोलन को दबाने की बात थी तो आपने निहत्थे साधुओं को इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी थी, जो गौ माता के लिए आप आंदोलन करते शांतिपूर्वक। तो आपसे तो बुरी तरह दबाया आपने, तो कभी जिक्र किया था रामदेव वाला, उसके साथ साथ ऐसे कई आंदोलन को दबाया और लोकतंत्र की हत्या करके निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा, सबसे ज्यादा पत्रकारों को भी ठूसा, के खिलाफ थोड़ा सा भी लिखने की कोशिश करते रहे। तो ये शोभा नहीं देता। पहले अपने जबान में झांकिए, उसके बाद बात करिए साहब। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके साथ, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है, सबके विकास के लिए बात कर रही है, और विजन 2047 जो है वो आप बना रखी हुई है कि हम को विकासित भारत बनाना है। उस प्रकार से माननीय जी मोदी जी इस प्रकार कर रहे हैं, और किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करना। ठीक है, ठीक है। राजीव जी, एक फाइनल बताइएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा, क्योंकि अभी समय की बाध्यता है। एक फाइनल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कल जब, ठीक है, जब शुरुआत होती है, जब ईवीएम से परिणाम निकलने शुरू होते हैं और भी कुछ जो उस समय स्थितियाँ बनती हैं, चलिए ठीक है, वो सब तो होगा, ऐसा भी कुछ क्या दिखाई दे रहा है कि हंग असेंबली की भी कोई ऐसी आशंका दिखाई दे रही है कि हंग असेंबली जैसी स्थिति भी कुछ बन सकती है? राजीव जी, आशंका इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि अगर, देखिए, दो ही कंडीशन है। अगर मुसलमानों ने वोट दिया है, कांग्रेस वोट काटने में कामयाब हो जाती है, तो केजरीवाल जी इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी का। अगर ये दोनों फैक्टर, मुसलमानों ने कंप्लीट रूप से केजरीवाल जी को वोट दिया है और कांग्रेस वोट पहले की तरह ही कांग्रेस का वोट शेयर रह जाता है, तो फिर बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर जनता जो है इस दिल्ली की समझदार है, वो वोट जिसको भी सीट आएगी मेजोरिटी आएगी, वो तय मानिए।
जी, मैं एक देख रहा था, कल मैं पढ़ रहा था लेख भी, और मैं एक जगह कुछ बातें भी देख रहा था, उसमें यह कहा जा रहा था राजीव जी कि अगर आम आदमी पार्टी यह चुनाव जीतती है, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ महिलाओं को माना है आम आदमी पार्टी ने, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं वो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा स्ट्रेंथ महिलाओं को माना है। अगर वो जीतती है आम आदमी पार्टी तो उन्हें, ये मैं सुन रहा था कि उन्हें घर घर जाके महिलाओं के चरण धोकर पीना चाहिए, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उन्हें भी, जो मध्यम वर्ग है, जो एक बड़ा साइज है मध्यम वर्ग का, तो उन्हें मध्यम वर्ग की आरती उतारनी चाहिए। एक जगह मैं देख रहा था, सुन रहा था, ये दृश्य है क्या वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिल्ली में ना मध्यम वर्ग ज्यादा है, चाहे मान लो यहाँ दिल्ली में आपको पता है प्रति व्यक्ति आय इंडिया में सबसे, भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय दिल्ली की है जी। तो जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई में है। मुंबई में, और मुंबई से ज्यादा लोग दिल्ली में टैक्स देते हैं, अगर आप इनकम टैक्स के आंकड़ों को देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि अभी आपने जो बजट में घोषणा की गई मध्यम वर्ग के लिए, बहुत बड़ी घोषणा है, 12 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो इससे मध्यम वर्ग जो है वो प्रभावित हुआ, इसमें कोई शक नहीं, वो मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ है इससे। नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं की जहां तक बात है तो जो लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं या लोअर क्लास की महिलाएं हैं, उनको डीटीसी की बसें उनके लिए फ्री हैं। तो अगर वो कहीं कामकाजी जो महिलाएं हैं वो आती हैं जाती हैं तो उनको ये सुविधा मिलती है, और वो ऐसे भी तैयार होकर, आप दिल्ली में देखिएगा बसों में केवल महिलाएं ही ज्यादा चलती हैं जी। तो डीटीसी की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, वित्तीय स्थिति डीटीसी की अच्छी नहीं है, लेकिन ये सुविधा है, जनता के लिए सुविधा है, तो वो जरूर है कि महिलाएं जो है जो इस सुविधा का लाभ उठाती हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। लेकिन मध्यम वर्ग चूंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा है, और जो अपर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग इस बार और भी परेशानी, क्योंकि बसों की सुविधा के अलावा सड़क को आप देख लीजिए, पानी को देख लीजिए। अगर पानी देखेंगे आप दिल्ली में से ज्यादा कॉलोनियां जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, प्लान्ड कॉलोनी जो है 30-35% जो उसको बनाया है सोसाइटी फ्लैट्स हैं, ये 30%, बाकी 60-65% लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे सीवर की अपनी समस्या है, जहाँ पर पानी की समस्या है। तो ये पिछले, मतलब लोग इसका हिसाब मांगना चाहते हैं ना कि भाई आखिर हम मिल क्या रहा है मुझे। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, आपको 2 टाइम पानी नहीं मिल रहा है, आपके घर का जो सीवर है वो जाम रहता है, इलाके में सीवर का पानी बहता है, बहुत सारे ऐसे इलाके आपको चाहिए। तो लोगों में जागरूकता, ये जो नए जनरेशन है, हमारे जनरेशन में, हमसे पहले वाले जनरेशन जो थे वो वोट डालने के पहले सुविधाओं को कम देखते थे, जाति को ज्यादा देखते थे और इन सब चीजों पे ज्यादा वोट करते थे जी। तो अगर हमारे बिहार का रहने वाला है तो दूसरा बिहार का रहने वाला है तो हम उसको फेवर करेंगे, जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, वो सुविधा देखते हैं, वो चाहते हैं, तो बदलाव आएगा तो इसके पीछे इन सब चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है राजीव जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट एक लाइन में। सूरज जी, कल का परिणाम एक लाइन में। कल का परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा, 100% आएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। तौकीर जी, एक लाइन में। देखिए सब तो कह रहे हैं और हम बता भी रहे हैं कि सर्वे भी कह रहा है हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और इस बार जब सरकार बनेगी तो जो विकसित भारत का जो सपना है उसकी नींव बहुत अच्छे ढंग से रखने जाएंगे। अनिल जी, फाइनल कमेंट सर एक लाइन में। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप सरकार बनाने तो खैर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीट्स आ रही हैं? देखिए हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, और अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध माहौल है, और आपके बारे में भी देश की जनता समझ चुकी है कि ये जिन मुद्दों के विरुद्ध राजनीति में आए थे उन्हीं मुद्दों में खुद घिर गए हैं। जी ठीक है अनिल जी, तो चूंकि समय की बाध्यता है, विषय बड़ा है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तौकीर जी आपका, सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही राजीव श्रीवास्तव जी आपने बड़ा समय निकाला हमारे लिए, बहुमूल्य समय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसी कि बात हो रही है, ठीक है, आज चर्चा है, सारे एग्जिट पोल्स हैं, सारे सर्वे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा देखना होगा कि कल जब परिणाम निकलने शुरू होते हैं, जब ईवीएम परिणाम उगलना शुरू करती है, तब जाकर जनादेश किसकी ओर बैठता है और दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। जो सर्वे है क्या वो सही साबित होते हैं या फिर
इसके विपरीत जनादेश सामने आता है। तब तक हम भी देखेंगे और कल भी हम इस चर्चा में शामिल रहेंगे। कल भी हम आपसे चर्चा करेंगे, परिणामों का हम अपडेट्स आपको देंगे, आप तक पहुंचाएंगे और कल भी बात करेंगे कि कल जो परिणाम आ रहे हैं उसकी वजह वास्तव में क्या है। तब उसकी ज़मीनी जो एक वास्तविकता होती है उस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।